हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा डे 36 J40 डे क्रैश कोर्स सीरीज का और आज का हमारा टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। तो ये है डिस्क्लेमर। तो अब हम एनालिसिस देखते हैं। तो अगर हम 2018 से लेके 2024 तक देखें तो जेईई एग्जाम में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर की ये इम्पोर्टेंस बताता है। तो हर साल इस टॉपिक से सवाल आए हैं जो इसी लगातार इम्पोर्टेंस को बताता है। तो अगर आप इसका वेटेज देखोगे तो है 3.75% वेटेज। ठीक है। तो अगर हम देखें 2018 से लेके 2024 अभी तक 9 क्वेश्चंस जो है वो इस चैप्टर से पूछे जा चुके हैं। दैट मीन्स ये है कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन जेईई में हर साल जो है वो इस चैप्टर से पूछा जाता है। अब अगर हम ईयरली क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 2024 में हमारा टॉपिक एरिया था न्यूक्लिक एसिड्स। कॉन्सेप्ट कवर था न्यूक्लियोटाइड और क्वेश्चन पूछा गया था एक जिसका लेवल था इजी। अगर हम 2023 देखें तो हमारा टॉपिक एरिया था कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड। कॉन्सेप्ट कवर था स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। क्वेश्चन था एक, लेवल था इजी। अगर हम 2022 देखें तो टॉपिक एरिया है कार्बोहाइड्रेट्स। कॉन्सेप्ट कवर है कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन है एक, डिफिकल्टी लेवल है एवरेज। अगर हम 2021 देखें तो विटामिन्स और अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स था टॉपिक एरिया। कॉन्सेप्ट कवर था विटामिन डेफिशिएंसी और प्रोटीन्स। क्वेश्चन था एक, लेवल था इजी। 2019 में देखें तो था कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सुक्रोज, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। क्वेश्चन पूछे गए थे दो और हमारा लेवल था यहाँ पे एवरेज। अब अगर हम यहाँ पे फर्दर आगे देखें 2018 में तो टॉपिक एरिया था कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और कॉन्सेप्ट कवर था प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड डाइसैकेराइड्स, ज्विटर आयन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। क्वेश्चन पूछे गए थे दो और लेवल था एवरेज। अब अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 में था टॉपिक एरिया कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और हमारा कॉन्सेप्ट कवर था प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स और प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन पूछा गया था एक और इसका लेवल था डिफिकल्ट। ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो इससे आपको आइडिया मिलेगा कि हर साल कौन से टॉपिक से जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलो देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, हम बात करेंगे मोनोसेकेराइड्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर और आइसोमेरिज्म और फिर लास्ट में हम बात करेंगे ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर से जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। तो बायोमोलिक्यूल्स एक कॉम्प्लेक्स लाइफलेस ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस है। ये सब्सटेंसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जरूरी होते हैं। तो अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स ये सभी बायोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और लाइफ प्रोसेसेस का मॉलिक्यूलर लॉजिक क्रिएट करते हैं। तो डीएनए प्रोटीन्स को एनकोड करते हैं और प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स से जुड़ी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं और लिपिड से बनी मेम्ब्रेन्स प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को ऑर्गेनाइज करके कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। तो इस इंटीग्रेटेड नेटवर्क के जरिए बायोमोलिक्यूल्स सेल को एनर्जी जनरेट करने, स्ट्रक्चर बनाए रखने, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने और रिप्रोड्यूस करने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है। जो लाइफ के प्रोसेसेस को सस्टेन करता है। तो अब अगर हम बात करें विटामिन्स और मिनरल सॉल्ट्स की तो विटामिन्स और मिनरल सॉल्ट्स भी लाइफ प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो विटामिन्स और मिनरल सॉल्ट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स की तरह एनर्जी नहीं देते, लेकिन ये बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि ये बॉडी को सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं। तो ये हमारे ऑर्गन्स,
बोन्स, ब्लड और इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखते हैं और ग्रोथ, रिपेयर और बीमारियों से प्रिवेंशन करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। अब अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? ये ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं। वो सब्सटेंसेस भी कार्बोहाइड्रेट्स कंसिडर किए जाते हैं जो हाइड्रोलिसिस होने पर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम इनका जनरल फॉर्मूला देखें तो उनका जनरल फॉर्मूला क्या है? CHH2OY। और यहाँ पे ये जो X और Y है ये क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो ये जो है ये इनका क्या है? ये इनका जनरल फॉर्मूला है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि सारे कंपाउंड्स जो इस फॉर्मूले में फिट होते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कह सकते, ठीक है? ना ही उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कंसिडर किया जाता है। जैसे कि हमारे पास हो गया CH3COOH। सो CH3COOH भी CXH2OY जनरल फॉर्मूले में फिट होता है, लेकिन इसे कार्बोहाइड्रेट नहीं कहते क्योंकि ये एसिड फैमिली से बिलोंग करता है। और ये क्या है हमारे पास? इथेनोइक एसिड, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी कहा जाता है और हाइड्रोलिसिस की तरह इनका क्या बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं। मतलब जब इनका हाइड्रोलिसिस होता है तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं उसके बेसिस पर हम इनको अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के हाइड्रोलिसिस या फिर कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलिसिस करने पर हमें क्या मिलेगा और कितने यूनिट्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग हम कार्बोहाइड्रेट्स को दी गई कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है हमारे पास मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स क्या है? मोनोसैकेराइड्स सबसे सिंपल सैकेराइड्स होते हैं जो छोटे मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, ठीक है? सो दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। इसीलिए मोनोसैकेराइड्स सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आगे हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की जो कि है ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स जब हाइड्रोलिसिस किए जाते हैं तो ये 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स देते हैं, ठीक है? यानी ओलिगोसैकेराइड्स के हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें 2 से लेके 10 तक 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। इसका मतलब अगर हम एक ओलिगोसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करें तो मिनिमम हमें 2 मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। अब अगर इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इनके जो क्रिस्टल है ये सॉलिड होते हैं, तो ये पानी में सॉल्युबल होते हैं और टेस्ट में ये मीठे लगते हैं, इसीलिए हम इन्हें शुगर्स भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे सुक्रोज के अलावा सभी ओलिगोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ये चीज बहुत बारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो आपको ध्यान रखना है कि सुक्रोज के अलावा सभी ओलिगोसैकेराइड्स क्या है? रिड्यूसिंग शुगर्स है, क्योंकि उनके पास एक फ्री एनोमेरिक कार्बन होता है जो एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। लेकिन सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में शामिल होते हैं, जिससे कोई फ्री रिड्यूसिंग एंड नहीं बचता है। इसीलिए क्या है? सुक्रोज हमारा एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है? अब तीसरी कैटेगरी क्या है? पॉलीगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, है ना? सबसे पहले मोनो, फिर ओलिगो, अब है पॉलीसैकेराइड्स। तो देखो नाम से ही पता लग रहा है, पॉली मतलब क्या होता है? बहुत सारे। तो पॉलीसैकेराइड्स जब हाइड्रोलाइज किए जाते हैं तो ये बड़े मात्रा में हमें क्या देते हैं? मोनोसैकेराइड्स देते हैं। सो दे यील्ड लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। अब इनकी प्रॉपर्टी देखो तो ये अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, पानी में नहीं घुलते हैं और इनका कोई टेस्ट नहीं होता है, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? हम इन्हें नॉन शुगर्स बोलते हैं। और जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं वो सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं,
ठीक है, उनके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं होता, इसीलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करते हैं। तो सारे पॉलीसेकेराइड्स क्या है, हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर्स है। अब फर्दर आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन में। तो अभी तो हमने दूसरे बेसिस पे क्लासिफाई करा कि वो हाइड्रोलिसिस होने पर कितनी यूनिट्स यील्ड करते हैं, ठीक है। दूसरा बेसिस क्या है, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर। तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर मोनोसेकेराइड्स को दिए गए कैटेगरीज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारे पास एल्डोज। तो एल्डोज में मेनली एल्डिहाइड ग्रुप होता है, यानी CHO ग्रुप, जिसमें C डबल बॉन्ड O मतलब कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और क्या होता है, सिंगल हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो ये CHO ग्रुप है हमारे पास। तो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप जो है वो भी हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल्स देखो, एल्डोज के एग्जाम्पल्स है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, और गैलेक्टोज में भी सेम ही है, ठीक है, इसीलिए ये एल्डोज की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट है हमारे पास कीटोज। तो कीटोज में मेनली कीटोन ग्रुप होता है जो कि C डबल बॉन्ड O होता है, और साथ ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप भी वहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड में देखो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ कार्बोनिल R ग्रुप होगा और एक तरफ H ग्रुप होगा। लेकिन अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड की बात करूं तो दोनों तरफ HH होता है ना। और अगर कीटोन देखें तो कीटोन में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है और दोनों तरफ R ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो कीटोन ग्रुप होता है और साथ ही साथ क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास फ्रक्टोज। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्लूकोज की, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या है, ये एक एल्डोहेक्सोज है, क्योंकि ये 6 कार्बन एटम्स लॉन्ग है और इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ग्लूकोज को सुक्रोज और स्टार्च से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है कि कैसे हमारे पास ग्लूकोज बनेगा सुक्रोज और स्टार्च से, तो देखो हमारे पास क्या है, C12H22O11 जो कि हमारा सुक्रोज है। इसको एसिड की प्रेजेंस में हम हाइड्रोलाइज करते हैं, यानी पानी के साथ इसको जब रिएक्ट किया तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर मिलता है। तो ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, और फ्रक्टोज भी क्या है, C6H12O6। तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज का क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। अब देखो अगर मेरे पास स्टार्च है, स्टार्च उसका केमिकल फॉर्मूला है C6H10O5 होल N, और N होल N को N नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं, वो भी 393 केल्विन और 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो हमें ग्लूकोज मिलता है, मतलब N नंबर ऑफ C6H12O6 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, सुक्रोज और स्टार्च, दोनों से ही हम ग्लूकोज जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो याद रखो ग्लूकोज क्या है, एल्डोहेक्सोज, और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अब हम ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ ग्लूकोज की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है। एल्डो का मतलब होता है एल्डिहाइड, और हेक्सोज का मतलब होता है 6 कार्बन, ठीक है। और हम इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं, ठीक है। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है और इसको हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं, डेक्सट्रोज और ग्रेप शुगर। तो ये स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज का मोनोमर है। तो अगर हम ग्लूकोज को HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लंबी देर तक गर्म करते हैं तो ये N हेक्सेन बनाता है, जो ये दिखाता है कि सारे कार्बन एटम्स, मतलब जो 6 कार्बन एटम्स हैं, वो सभी स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ग्लूकोज जब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करता है तो एक ऑक्साइम बनाता है, और जब हाइड्रोजन साइनाइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो एक क्या बनाता है, साइनोहाइड्रिन बनाता है। तो इन रिएक्शन से हमें पता चलता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारे ग्लूकोज के टेस्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, अगर आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज में।
तो यहाँ पे देखो, जब ग्लूकोज एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो ये ऑक्सीडाइज होकर 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि कार्बोनिल ग्रुप ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगर हम ग्लूकोज का एसिटाइलेशन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं तो हमें ग्लूकोज पेंटा एसिटेट मिलता है। ठीक है, जो ये कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट है। अब जब हम नाइट्रिक एसिड से इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन करने पर ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड दोनों ही डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, जिसे हम सैकरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। और जब ग्लूकोज को एक्सेस फिनाइल हाइड्राइजीन के साथ गर्म किया जाता है तो एक क्रिस्टलीन प्रोडक्ट बनाता है जिसे हम ग्लूकोसाजोन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो ग्लूकोज एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप जो है वो C5 पे प्रेजेंट है, यानी 5th पोजीशन वाले कार्बन रिंग बनाने में जो है वो शामिल होते हैं। तो इस वजह से यहाँ CHO ग्रुप एब्सेंट होता है और यही ग्लूकोज के 2 साइक्लिक फॉर्म्स के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करता है। तो ग्लूकोज के साइक्लिक फॉर्म उसके ओपन स्ट्रक्चर के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम देखेंगे नीचे दिए गए फिशर प्रोजेक्शन में हमें दिखाया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्लूकोज के 2 साइक्लिक फॉर्म्स हैं। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है वो हमें मिडिल में दी गई है ना। तो ये क्या है, ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड O जो है वो कनेक्टेड है, यानी कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन पे देखोगे हमारे पास क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब C डबल बॉन्ड O और साथ में H है। ठीक है, यानी कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब फर्स्ट कार्बन जो है वो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें कार्बन हर एक पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और 6th कार्बन पे अगर हम देखें तो 6th कार्बन पे हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब CH2OH है। ठीक है, अब क्या होगा कि C5 पे जो हमारा OH ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, है ना। तो वो डोनेट कर सकता है। तो C5 पे जो हमारा OH ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और कार्बोनिल कार्बन जो कि C1 है उस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन क्या है कि कार्बोनिल कार्बन है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है। तो इसलिए ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे और रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि C5 कार्बन और C1 कार्बन के बीच 6 मेंबर्ड रिंग बनती है जो ऑक्सीजन बॉन्ड से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इसकी क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है जो कि ये इस ऑक्सीजन बॉन्ड से क्या है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, और जो 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं वो है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो ओपन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के बीच इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा। तो ग्लूकोज इक्विलिब्रियम पे 2 साइक्लिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है और एक ओपन स्ट्रक्चर में भी। ठीक है, इक्विलिब्रियम ओपन स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेबल हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर और ये अल्फा डी ग्लूकोज है और ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं हैवर्थ रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, तो ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को हैवर्थ स्ट्रक्चर के थ्रू ज्यादा एक्यूरेटली दिखाया जा सकता है। तो ये है, देखो हमारे पास ये साइक्लिक फॉर्म्स का हैवर्थ स्ट्रक्चर दिखाया गया है। पहला हमारे पास क्या है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है, और दूसरा है बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। तो ये हमारा 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्सीजन
का रिंग जो है वो बनी हुई है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे देखोगे तो क्या ये ऑक्सीजन का जो रिंग है वो बना हुआ है। तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज के हर कार्बन पोजीशन पर, जैसे पहले कार्बन पर अगर हम देखें तो H और OH है। ठीक है, दूसरे कार्बन पर भी H और OH है, तीसरे पर OH और H है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उल्टे तरीके से है। यहाँ पे ऊपर H था, नीचे OH था। यहाँ पे H, यहाँ पे OH। यहाँ पे क्या वो ऊपर OH है और नीचे H है। ठीक है, और चौथे पर भी हमारे पास क्या है, H और OH है। और पांचवें कार्बन पे क्या है, पांचवें कार्बन पे हमारे पास है CH2OH। सॉरी, पांचवें कार्बन पे हमारे पास है H और CH2OH जो है वो अटैच्ड है। ठीक है, अगर हम बात करें बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज में, तो उसमें भी सेम स्ट्रक्चर होता है। डिफरेंस कहाँ आता है, C1 कार्बन पे। ठीक है, लेकिन C1 यानी बीटा कार्बन पे जो ज्योमेट्री है हमारी वो चेंज हो जाती है। इसमें OH क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, और H क्या होगा, नीचे की तरफ। तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज बस बिल्कुल सेम है, बस अल्फा और बीटा पे क्या हो जाता है, H और OH की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे OH ऊपर आ जाता है और H क्या आ जाता है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में एनोमेरिक यानी C1 कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, इसी वजह से हम उन्हें क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। अब देखो, दो डाइस्टीरियोमेरिक एल्डोस का पेयर जैसे ग्लूकोज और मेनोज जो C2 कार्बन पर अपनी कॉन्फ़िगरेशन में अलग होते हैं, उन्हें एपीमर्स या स्पेसिफिकली C2 एपीमर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो C4 कार्बन पर अपनी कॉन्फ़िगरेशन में अलग होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम C4 एपीमर्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रक्टोज की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहाँ पे देखो, फ्रक्टोज ग्लूकोज का एक फंक्शनल आइसोमर है और इसमें क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, तो जब हम सुक्रोज जो कि एक डाइसैकेराइड है उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों मिलते हैं। तो फ्रक्टोज दो साइक्लिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो साइक्लिक फॉर्म्स हमें तब ऑब्टेन होते हैं जब फ्रक्टोज के ओपन स्ट्रक्चर के C5 पर जो OH ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड O ग्रुप यानी कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। तो C5th पोजीशन पर OH ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ जुड़ेगा, इससे फ्रक्टोज की दो साइक्लिक फॉर्म्स बनेंगी। ठीक है, तो जो रिंग बनती है वो 5 मेंबर्ड रिंग होती है और इसीलिए हम उसे फ्यूरानोस कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये आपको डायग्राम दिया गया है, तो यहाँ फ्रक्टोज की ओपन और साइक्लिक दोनों फॉर्म्स दी गई हैं। तो अगर देखोगे, फर्स्ट वाली क्या है, ओपन, और ये दोनों क्या है, साइक्लिक। ठीक है, तो अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, तो फ्रक्टोज की साइक्लिक फॉर्म्स हैं और डी फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज का ओपन स्ट्रक्चर है। तो अगर आप ओपन स्ट्रक्चर देखो तो पहला कार्बन CH2OH ग्रुप का है और दूसरा कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड है। ठीक है, तीसरे कार्बन पे क्या है, OH है, चौथे पर HOH, फिफ्थ पर HOH और सिक्स्थ पे क्या है, CH2OH ग्रुप है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो पांचवें कार्बन का ये जो OH है ये C डबल बॉन्ड O से जुड़ जाएगा और हमें दो रिंग स्ट्रक्चर्स देगा, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। ठीक है, अब हम देखो इसका हैवर्थ रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो फ्रक्टोज के दो एनोमर्स के साइक्लिक फॉर्म्स को हैवर्थ स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये है इसके हैवर्थ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये साइक्लिक फॉर्म का हैवर्थ स्ट्रक्चर दिखाया गया है। पहला है अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज और दूसरा है बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, जिसमें ऑक्सीजन फिर से हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर के बीच में आता है। ठीक है, तो अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज देखो तो कार्बन 1 एटम पर CH2OH ग्रुप, जो कार्बन C1 कार्बन एटम है, तो C1 कार्बन एटम CH2OH ग्रुप का है, C2 के साथ CH2OH और OH है, C3 पे OH और H है। ठीक है, और C4 पे क्या है, हमारे पास H और OH है, और C5 पे क्या है, हमारे पास C5 पे H और CH2OH है। तो ये हमारा अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज है। और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज में क्या होगा कि C1 का डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, तो C2OH जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो CH2OH नीचे आ गया। ठीक है,
और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा है बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। तो ये दोनों फ्रक्टोज के साइक्लिक फॉर्म्स के एनोमर्स है। तो आपको ग्लूकोज फ्रक्टोज के ओपन फॉर्म और इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम हैवर्थ रिप्रेजेंटेशन से कैसे दिखाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलिसिस पर 2 से 10 मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स देते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, हम उन्हें ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस के बाद जितने मोनोसेकेराइड्स यूनिट मिलते हैं उसके बेसिस पर हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं, जैसे डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स, टेट्रासेकेराइड्स एक्सेट्रा। तो हाइड्रोलाइजिंग ओलिगोसेकेराइड्स के बेसिस पर कितने मोनोसेकेराइड्स मिल रहे हैं उसके बेसिस पर हमारे पास डाइसेकेराइड्स होते हैं, जिसमें 2 मोनोसेकेराइड्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें ट्राइसेकेराइड्स का मतलब है कि हाइड्रोलाइज करने पर 3 मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं। इसी तरह से ओलिगोसेकेराइड्स को भी डिवाइड किया जा सकता है। तो डाइसेकेराइड्स के एग्जांपल्स देखो हमारे पास क्या है, सुक्रोज हो गया, मैल्टोज हो गया या फिर लैक्टोज हो गया। तो सुक्रोज को छोड़कर बाकी सारे डाइसेकेराइड्स अपने नेचर में रिड्यूसिंग होते हैं। ठीक है, और इसी वजह से हम उनको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं। तो बहुत बार ये एमसीक्यू पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपको बताना होता है इसमें से कौन सा रिड्यूसिंग शुगर या फिर कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, तो डाइसेकेराइड्स में क्या होता है, 2 मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स होती हैं जो एक ऑक्साइड लिंकेज से जुड़ी हुई होती हैं। मतलब 2 मोनोमेरिक यूनिट्स एक ऑक्साइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती हैं, जो कि एक वाटर मॉलिक्यूल के लॉस से फॉर्म होती हैं। ठीक है, और इस लिंकेज को क्या कहते हैं, इस लिंकेज को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। अब अगर हम फर्दर आगे देखें तो 3 मेजर डाइसेकेराइड्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सुक्रोज। तो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। तो सुक्रोज को केन शुगर या फिर टेबल शुगर के नाम से भी हम जानते हैं। तो सुक्रोज क्या है, ये नॉन रिड्यूसिंग होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री एल्डिहाइड या जो कीटोन ग्रुप है वो प्रेजेंट नहीं होता है। फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप एब्सेंट होने के कारण ये ओसाजोन नहीं बनाता है। ठीक है, तो ये एनोमेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट नहीं करता है और ये म्यूटा रोटेशन भी नहीं दिखाता है। ठीक है, तो ये आपको सारी बातें ध्यान में होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सुक्रोज में ही। तो अगर आप देखो तो ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज यूनिट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज है और ये क्या है, बीटा डी फ्रक्टोज है। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज के C1, ये इसका जो C1 कार्बन है, और बीटा डी फ्रक्टोज का C2 कार्बन ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, ये किसके कनेक्टेड है, ऑक्सीजन के थ्रू, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, तो याद होना चाहिए कि सुक्रोज किससे दो बना होता है, कौन से 2 मोनोसेकेराइड से बना होता है। ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। तो सुक्रोज जो कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, हाइड्रोलिसिस होने पर ये डी ग्लूकोज जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और डी फ्रक्टोज जो स्ट्रॉन्गली लीवोरोटेटरी है, ये प्रोड्यूस करता है। क्योंकि फ्रक्टोज की लीवो रोटेशन ग्लूकोज की डेक्स्ट्रो रोटेशन से ज्यादा होती है, इसीलिए सुक्रोज का ओवरऑल जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसी वजह से हम सुक्रोज को क्या कहते हैं, सुक्रोज को हम इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे मैल्टोज की। मैल्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। तो ये एक व्हाइट क्रिस्टलीन सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 160 टू 165 डिग्री सेल्सियस के रेंज में होता है, और ये पानी में सॉल्युबल है और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी है। तो मैल्टोज जो है वो स्टार्च के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से मिलता है। ठीक है, जो कि हम बोल सकते हैं डायस्टेज एंजाइम के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये एंजाइम माल्ट यानी कि हम बोल सकते हैं स्प्राउटेड बार्ली सीड्स में होता है, इसीलिए उसको माल्टेज या फिर माल्ट शुगर कहते हैं। तो जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H10O5 का होल N को N मॉलिक्यूल्स पानी के साथ अगर हम डायस्टेज की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं
तो हमें माल्टोज का फॉर्मेशन मिलता है, मतलब n मॉलिक्यूल्स ऑफ C12H22O11 जो है वो हमें यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं फर्दर माल्टोज में। तो ये माल्टोज का स्ट्रक्चर है जिसमें 2 यूनिट्स अल्फा डी ग्लूकोज एक दूसरे से जुड़ी है। ठीक है, तो पहले अल्फा डी ग्लूकोज का C1 दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के C4 से ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये C1 है और ये C4 है ना, और ये किसके थ्रू कनेक्टेड है? ऑक्सीजन के थ्रू। और इसी लिंकेज को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। तो ये आपको सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, इसमें पता होना चाहिए कि कौन से 2 यूनिट से मिलके ये बना है और कौन कौन से कार्बन पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें 2 यूनिट्स अल्फा डी ग्लूकोज की, C1 एक कार्बन की और C4 दूसरे कार्बन की। ठीक है, तो C1 पहले अल्फा डी ग्लूकोज के, C4 से ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, अब माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि सोल्यूशन में दूसरे ग्लूकोज के C1 पे एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रोड्यूस किया जा सकता है और ये फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, माल्टोज ऑक्साइम और ओसाजोन दोनों फॉर्म कर सकता है और ये म्यूटा रोटेशन भी दिखाता है। जब इसको डाइल्यूट एसिड या एंजाइम माल्टेज के साथ हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ये 2 मॉलिक्यूल्स D प्लस ग्लूकोज के बनाते हैं। मतलब जब आप माल्टोज को तोड़ते हो तो आपको 2 D प्लस ग्लूकोज यूनिट्स मिलती हैं। ठीक है, अब हम फर्दर बात करते हैं लैक्टोज की। तो लैक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। तो ये सभी एनिमल्स के मिल्क में मिलता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं। तो ये एक वाइट क्रिस्टलीन सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 203 डिग्री सेल्सियस है, यानी पानी में सॉल्युबल है और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। अब इसको डाइल्यूट एसिड या एंजाइम लैक्टेज से हाइड्रोलाइज किया जा सकता है जिससे D पॉजिटिव ग्लूकोज और D पॉजिटिव गैलेक्टोज का इक्विमोलर यानी सेम कंसंट्रेशन का मिक्सचर जो है वो मिलता है। तो फर्दर अगर हम लैक्टोज को देखें तो ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर है जिसमें बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स प्रेजेंट हैं जो ऑक्सीजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, तो बीटा डी गैलेक्टोज का C1 कार्बन और बीटा डी ग्लूकोज के C4 कार्बन बीटा डी ग्लूकोज के C4 से ऑक्सीजन के थ्रू क्या होता है? कनेक्टेड होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन बॉन्ड तब बनता है जब एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाता है। ठीक है, तो लैक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि सोल्यूशन में ग्लूकोज के C1 पे एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये ऑक्साइम और ऑक्साजोन बनाता है और म्यूटा रोटेशन भी शो करता है। ठीक है, तो इसको इमल्शन से भी हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। इमल्शन एक एंजाइम है जो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को हाइड्रोलाइज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 से लेके 8 तक। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें से पूछा गया है इनमें से कौन सा बायोमॉलिक्यूल एक नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन कंटेन करता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, इंसुलिन या फिर विटामिन B12। ठीक है, तो ऑप्शंस में हमें कुछ बायोमॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा बायोमॉलिक्यूल एक नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन रखता है। तो नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन D ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर B, जो कि है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एक बायोमॉलिक्यूल है जैसा कि हम सब जानते हैं जिसमें मैग्नीशियम आयन Mg2+ होता है जो एक नॉन ट्रांजिशन मेटल है। तो ये मैग्नीशियम आयन क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में पोरफायरिन रिंग के बिल्कुल सेंटर में होल्ड किया जाता है या फिर होल्ड किया रहता है। ठीक है, तो बेसिकली क्लोरोफिल एक बायोमॉलिक्यूल है जिसमें नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन होता है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर B। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि इसमें से कौन सा मोनोसेकेराइड पेंटोज है? ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अराबिनोज या फिर गैलेक्टोज। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा इसमें से मोनोसेकेराइड क्या है? पेंटोज है। पेंटोज का मतलब होता है कि उसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन देखो, इसका सही आंसर क्या है? अराबिनोज।
तो सोल्यूशन देखो कि अराबिनोज मोनोसेकेराइड एक पेंटोज शुगर है, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो सभी मोनोसेकेराइड्स हैं, लेकिन हमें बताना है कि कौन सा एक पर्टिकुलर मोनोसेकेराइड है जो पेंटोज है, मतलब जिसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं। तो अराबिनोज के स्ट्रक्चर में टोटल 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ग्लूकोज कंटेन्स। अब डी ग्लूकोज में क्या होता है, तो आपको बताना है कि डी ग्लूकोज में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का पर्टिकुलर अमाउंट कितना है। ऑप्शन ए देखो 50% अल्फा डी ग्लूकोज और 50% बीटा डी ग्लूकोज, यानी डी ग्लूकोज में दोनों का जो अमाउंट है वो बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट में है 64% अल्फा डी ग्लूकोज और 36% बीटा डी ग्लूकोज। थर्ड में है 36% अल्फा डी ग्लूकोज और 64% बीटा डी ग्लूकोज। और डी में है 33% ऑफ ईच अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 36% अल्फा डी ग्लूकोज और 64% बीटा डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज एक्वस सोल्यूशन में 2 साइक्लिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, जो इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है। तो सही कॉम्पोजिशन अल्फा और बीटा पार्ट का होता है 36% अल्फा डी ग्लूकोज और 64% बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो इसलिए सही आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। तो ये सवाल देखो जेईई मेन 2018 में पूछा गया है। तो जब ग्लूकोज को प्रोलॉन्ग हीटिंग करते हो HI के साथ तो ये क्या देता है, ये अभी हमने डिस्कस कराता है ना, जब हम ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस देख रहे थे। तो ये एन हेक्सेन देगा, 1 हेक्सेन देगा, हेक्सोनोइक एसिड देगा या फिर 6 आयोडोहेक्सिनल देगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, एन हेक्सेन, ठीक है। तो HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। तो HI ग्लूकोज के प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों अल्कोहलिक ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये कार्बोनिल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O पार्ट को भी रिड्यूस कर देता है, जिससे हमें क्या मिलता है, एन हेक्सेन मिलता है, ठीक है। तो अगर आप इस डायग्राम में देखो तो हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, इसमें हमारे पास क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और क्या है, एक CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एल्डिहाइड ग्रुप है और सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप भी जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास है सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है, CHOH होल 4, ठीक है। सेकेंडरी क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस कार्बन से जुड़ता है जो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। ये वाला कार्बन एक इस कार्बन से अटैच्ड है, ये वाला कार्बन एक इस कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए ये क्या है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। तो इसकी वजह से उसको सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं। और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी है, क्योंकि ये कार्बन देखो ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, क्योंकि ये कार्बन क्या है, सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा है। तो एक कार्बोनिल ग्रुप, एक सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप और एक क्या है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जब हम ग्लूकोज को HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट करते हैं, तो स्पेशली जब ज्यादा देर तक हीट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक एन हेक्सेन मिला है, ठीक है। इसीलिए हमारा सही आंसर क्या है, ए, एन हेक्सेन है, ठीक है। तो इसमें कार्बोनिल ग्रुप, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप और प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो सभी क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। और क्या मिलता है हमें, एन हेक्सेन, मतलब 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन। अगले सवाल पे चलो। इसमें बताना है कि डी ग्लूकोपाइरानोज के 2 फॉर्म्स जो डी ग्लूकोज के सोल्यूशन से मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोमर, एनोमर, एपीमर या फिर इनहांशियोमर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एनोमर। तो डी ग्लूकोपाइरानोज की 2 फॉर्म्स होती हैं, एक अल्फा डी ग्लूकोज एक अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और दूसरा बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। तो जैसा कि आप देख सकते हो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज के हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर्स गिवन है। तो फर्स्ट कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन दोनों स्ट्रक्चर्स में अलग होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन जो फर्स्ट पोजीशन वाले कार्बन पे प्रेजेंट है उनका कॉन्फ़िगरेशन अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखो H इस साइड है और OH इस साइड है, वहीं इसमें OH इस साइड है और H इस साइड है, ठीक है।
तो जैसे फर्स्ट पोजीशन वाले कार्बन यानी C1 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पर है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज के स्ट्रक्चर में, जबकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पर है डी ग्लूकोपाइरानोज के बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज के स्ट्रक्चर में। ठीक है, बाकी सभी कार्बन के अराउंड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है दोनों स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे के एनोमर्स होते हैं क्योंकि इनमें सिर्फ C1 कॉन्फ़िगरेशन में फर्क होता है, यानी पहले पोजीशन वाले कार्बन पर। तो C1 एनोमेरिक कार्बन है क्योंकि साइक्लाइजेशन के पहले यानी कार्बन एल्डिहाइडिक कार्बन था। ठीक है, इसीलिए हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, एनोमर्स। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सा रिएजेंट है जो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करने पर क्रिस्टलीन ओसाजोन बनाता है। फेलिंग सोल्यूशन, फिनाइल हाइड्रोजीन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन या फिर हाइड्रोक्सिल अमीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिनाइल हाइड्रोजीन। तो यहाँ पे हम रिएक्शन देख सकते हैं कि जब हम ग्लूकोज को फिनाइल हाइड्रोजीन रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजीन होता है 3 मोल्स ऑफ C6H5NH.NH2। तो जब आप ग्लूकोज को फिनाइल हाइड्रोजीन रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हो तो ये हमें ग्लूकासाजोन देता है जो एक ओसाजोन डेरिवेटिव है। ठीक है, और ये क्रिस्टलीन नेचर का होता है। इसका नेचर होता है CH डबल बॉन्ड N NH_C6H5। ठीक है, C डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड NNH_C6H5 देखो यहाँ पे दिया है। ठीक है, ये सबसे पहले देखो क्या है, CH डबल बॉन्ड N.NH_C6H5 और ये क्या है, C डबल बॉन्ड N.NH_C6H5। ठीक है, तो CHOH होल थ्राइस और नीचे क्या है, CH2OH। तो ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोसाजोन। ठीक है, तो ये ग्लूकोसाजोन का स्ट्रक्चर जो एक ओजोन डेरिवेटिव है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है कि पूछा गया है कि जब शुगर्स के साथ रिएक्शन किया जाता है तो वो न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में किया जाता है, अल्कलाइन मीडियम में नहीं। क्यों? क्योंकि जो शुगर्स हैं वो अंडरगो करेंगी कौन सा प्रोसेस है ना, डीकम्पोजिशन, रेसमाइजेशन, इन्वर्जन या फिर रीअरेंजमेंट। तो बताओ कौन सा प्रोसेस जो है वो शुगर अंडरगो करेंगी। सही आंसर है डी, रीअरेंजमेंट। तो अल्कलाइन मीडियम में शुगर्स रीअरेंजमेंट से गुजरती हैं। तो बेसिकली जब हम शुगर्स के साथ रिएक्शन करते हैं और अगर हम रिएक्शन के दौरान अल्कलाइन मीडियम यूज करते हैं तो शुगर मॉलिक्यूल्स रीअरेंज हो जाते हैं और खुद को एक नए मॉलिक्यूल में बदल लेती हैं। ठीक है, इसी वजह से जब भी शुगर के साथ कोई रिएक्शन करते हैं तो या तो न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, रीअरेंजमेंट। अब देखो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कुछ कंपाउंड्स की ऑप्टिकल रोटेशन उनके स्ट्रक्चर्स के साथ आपको दी गई है। तो इनमें से कौन से कंपाउंड्स की डी कॉन्फ़िगरेशन है आपको ये बताना है। ठीक है, पहले, दूसरे या तीसरा। तो देखो ऑप्शंस के कॉम्बिनेशंस दिए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहला, दूसरा और तीसरा मतलब सारे स्ट्रक्चर्स का डी कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पर OH जो है वो किस साइड पे है। तो तीनों स्ट्रक्चर्स की कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो पहले, दूसरे और तीसरे में जो स्ट्रक्चर्स दिया गया है उनमें लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो किस तरफ है, हमारे पास राइट साइड की तरफ है। तो पहले स्ट्रक्चर में लोएस्ट कार्बन पर OH ग्रुप जो है वो राइट साइड पोजीशन पर है। देखो कौन सी साइड पे है, यहाँ पे देखो ये राइट साइड पोजीशन पे जो OH ग्रुप है वो हमें यहाँ पे दिया गया है। अब यही अगर हम बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर में तो उसमें भी राइट पोजीशन पर है और तीसरे स्ट्रक्चर में भी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कहाँ पे है, हमारे पास राइट साइड पोजीशन पे है। तो इसीलिए तीनों स्ट्रक्चर्स का डी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इसलिए सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।